So, hello students, good morning. केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जो उसका कन्वेंशनल पार्ट है। अब जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्पेशल पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। संडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट है और उस टेस्ट में आज का सिलेबस इंक्लूडेड नहीं होगा। आज जो पढ़ेंगे वो इंक्लूडेड नहीं होगा। आज के पहले तक की सारी बातें टेस्ट में रहेगी। अब आज और कल जो ये दो लेक्चर करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स होगा, तो ध्यान से देखेंगे और ट्रैक करेंगे। आज मैं आपको ढेर सारी डीपीपी वगैरह अपलोड कर दूंगा, अब उसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सेकेंड में सबसे पहले इसमें आज हम बात करेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या है ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं A gives B plus say 2C, तो इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है B एंड C, बट इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:2 मोलर रेशियो। एक और रिएक्शन में लिखता हूं A गिविंग B गिविंग C, इसमें भी दो प्रोडक्ट बन रहा है B एंड C, बट हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन। ये एक ही पाथ से, फर्स्ट वाला एक ही पाथ से दो प्रोडक्ट बन रहा है B एंड C, जबकि सेकेंड वाले में B एंड C डिफरेंट पाथ से बन रहा है, डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है। B के बनने का रेट कांस्टेंट K1, C के बनने का रेट कांस्टेंट K2। दिस इज पैरेलल रिएक्शन। In which the same reactant reacting through different path forming different products, A to B का एक्टिवेशन एनर्जी कुछ होगा, A to C का एक्टिवेशन एनर्जी कुछ और होगा, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? पैरेलल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सेम सेट ऑफ रिएजेंट, सेम सेट ऑफ reagents through different path form different products। इसकी काइनेटिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं।
अब जरा फिर से मैं उसको रीराइट करता हूं, ए गिविंग बी सी with rate constant K1 and K2. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगर हम लिखना चाहें, अब ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, बोथ फर्स्ट ऑर्डर, तो dV by dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। और इसी तरह से अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखें dC by dt, तो ये क्या होगा, K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। And rate of formation of B plus rate of formation of C will be equal to rate of consumption of A, क्योंकि A से ही B और C दोनों बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस dA अपॉन dt will be equal to dB by dt plus dC by dt, which is K1 into concentration of A plus K2 into concentration of A, जिसे हम लिख सकते हैं K1 plus K2 into concentration of A। और ये जो कोएफिशिएंट A का आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर याद करो, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। इसे हम सिंपली के लिख सकते हैं इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां पे वेयर इस के इज K1 प्लस K2, और इसे हम कहते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ ए। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट इस तरह से रिलेट हो गया। ये दो प्रोडक्ट के लिए अगर ट्रू है तो ये 10 प्रोडक्ट के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 अगर कई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट से इस तरह से रिलेटेड होगा। समझ में आ गई बात? अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ माइनस डी अपॉन डी टी विच इज के इंटू ए का क्या होता है, यहां से हम क्या वर्कआउट करते हैं, कई बार किया, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मुझे dV by dt which is K1 into concentration of A को सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे A के लिए हम ऊपर से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा K1 into A नॉट E का पावर माइनस के टी, यानी कि D of B इज इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी डी टी हो जाएगा। और B के कंसंट्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिसे हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू B, 0 इनिशियल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, और इधर हो जाएगा टाइम लिमिट 0 से T। लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा B, राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, K1 ए नॉट डिवाइडेड बाय माइनस के इंटू ई का पावर माइनस के टी लिमिट 0 से T। तो
माइनस साइन को अंदर अगर ले ले तो ये हो जाएगा K1A0 अपॉन K इंटू, लोअर लिमिट पहले ले रहे हैं, माइनस अंदर ले लिया मैंने, e का पावर 0 माइनस e का पावर माइनस KT, e का पावर 0 1, so it will be concentration of B will be K1 into A0, डिनोमिनेटर में K है जिसको मैं लिख रहा हूँ K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस KT। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ B। जो इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। अब अगर हम dc बाई dt को देखें तो dc बाई dt में सिर्फ यहाँ पे K1 के जगह पे K2 आ जाएगा, ये वाला टर्म सिर्फ K2 आ जाएगा, बाकी सब टर्म वही रहेगा ना। dc बाई dt is K2 into A is K2 into A0 e का पावर माइनस KT। तो यहाँ से अब सीधा मैं लिख रहा हूँ, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे B के लिए किया था, ये आ जाएगा K2A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e का पावर माइनस KT। समझ गए? तो ये इस तरह से बी एंड सी का कंसंट्रेशन वर्कआउट होगा। अब डायरेक्ट बी एंड सी का कंसंट्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, इसके चांसेस कम है क्योंकि उसके लिए आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि बिना लॉग टेबल के मुश्किल है। इसलिए इस पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के आते हैं, काफी क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखें तो देखो केवल K1 और K2 डिफर कर रहा है, बाकी सब दोनों में सेम है, ये सिंपली K1 बाई K2 हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। पैरेलल रिएक्शन में किसी दो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन का मोल का रेशियो उनके रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। समझ गए? यानी कि अगर हम अब थोड़ा इसको जनरलाइज करें, ए सपोज करो P बना रहा, Q बना रहा, R बना रहा और जिनका रेट कांस्टेंट K1, K2, K3 है, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Q विल बी K1 बाय K2, कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी K1 बाय K3। इस तरह से होगा। और मान लो A गिविंग B C K1 K2 एंड से K1 इज ग्रेटर देन K2। K1 ग्रेटर देन K2 का मतलब क्या हुआ? B फास्ट बनेगा। तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें, A will decrease exponentially and B and C will increase exponentially, है ना? B को क्यों ऊपर रखा है? क्योंकि K1 ग्रेटर देन K2 है। अगर K1 लेस देन K2 होता तो B नीचे आ जाता। समझ गए? इस तरह से हम पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को मैनिपुलेट करेंगे। अब आगे इस पे प्रॉब्लम्स मुश्किल होते हैं,
एक सिचुएशन देखते हैं। कह रहा A gives B C with the rate constant K1 and K2. After 2 hours, there are 10% B and 15% C. Determine percentage of B and C after say 5 hours. इसमें सबसे पहले तो देखना है स्टोकियोमेट्री 1:1 का है हर जगह। एक ए से एक ही बी बन रहा है, एक ए से एक ही सी बन रहा है, यानी कि टोटल मोल कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर इनिशियली 100 मोल ए का लेंगे तो टी इंफिनिटी पे बी प्लस सी भी 100 ही होगा, है या नहीं। अब सबसे पहले इसमें हमें K1 और K2 में रिलेशन नोन है। कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C किसी टाइम पे क्या होगा, K1 बाय K2 विच इज 10 बाय 15 2/3। एंड अगर इनिशियली ए का 100 लेते हैं तो आफ्टर 2 आवर बी हो जाएगा 10%, सी हो जाएगा 15% एंड देयरफॉर ए रह जाएगा 100 माइनस 25 75%। अब अगर हम सॉल्व करें इसके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को तो यहां से k आ जाएगा, ओवरऑल k इंटू टी, k इंटू 2, ये k क्या है, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 75 a नॉट बाई a, ln ऑफ 4/3। यहाँ से k क्या हो जाएगा, 1/2 ln ऑफ 4/3। अब आफ्टर 5 आवर अगर इसे हम लिखें k इंटू 5 क्या हो जाएगा, ln ऑफ a0 बाय a बचे वाला, ये हो जाएगा ln ऑफ 100 अपॉन a। अब k को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 से, सब्स्टिट्यूटिंग k फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 ln ऑफ 4/3 विल बी ln ऑफ 100 अपॉन a। ये 5/2 को पावर में लेके ln को रिमूव कर लेते हैं, 4/3 का पावर 5/2 इज इक्वल टू 100/a। 4/3 का पावर 5/2 हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर 16/9 इंटू रूट 4/3, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1.7 ले लेते हैं रूट 3 को। तो यहाँ से जब हम a को सॉल्व करेंगे तो ये a आ जाएगा कितना, a आ जाएगा 100 इंटू 9 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2
जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड 49 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 51% ए चला गया, दैट इज 51% ए हैज रिएक्टेड। अब बी और सी में क्या रिलेशन है, यहां देखो, बी और सी 2:3 के रेशियो में बनेगा। सिंस बी एंड सी आर फॉर्म इन 2:3 मोलर रेशियो, इस 51 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो B क्या हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 51, ये हो जाएगा 20.4%। C क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 51, ये हो जाएगा 30.6%। समझा कुछ, क्या सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ? और करते हैं। करेक्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम 40 decay into calcium 40 and argon 40 through parallel reactions as calcium 40 going to, sorry, पोटेशियम जा रहा है ना, पोटेशियम 19 40 going to कैल्शियम 20 40, तो इसमें बीटा पार्टिकल निकलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर चार्ज नंबर बैलेंस होना चाहिए, तो इधर चार्ज है 19 तो 20 - 1 19 40, और आर्गन 18 40 तो पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये हाफ लाइफ दिया गया है दोनों का, इसका हाफ लाइफ है 5 × 10⁻⁹, इसका हाफ लाइफ है 10⁻10। ये कह रहा है सैंपल ऑफ रॉक, द सैंपल ऑफ रॉक हैज 50% argon by 50% argon by mole of potassium. Determine age of rock, assuming radioactive decay is the only source of calcium and argon in the rock. कोई रॉक है जो बना होगा मान लो किसी वॉल्केनो में, जिसमें रेडियो एक्टिव पोटेशियम है, और वो स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा इनटू कैल्शियम एंड आर्गन।
डिके करते रहेगा। आज के दिन जब उस रॉक को हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? उस रॉक में हमें दिख रहा है उस रॉक में कि आर्गन का आज जो मोल परसेंट है वो आज के पोटेशियम के मोल परसेंट का 50% है, मोल का 50% है। तो कितना टाइम लगा ये होने में? सबसे पहले हमें हाफ लाइफ दिया है और हमें मालूम है, ऐसा करते हैं, कैल्शियम के डिके के रेट कांस्टेंट को K1 और इसके रेट कांस्टेंट को K2 लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर में। अच्छा, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये तो मालूम ही है। इसलिए K1 अपॉन K2 इन्वर्स हो जाएगा हाफ लाइफ का, 10 का पावर 10 अपॉन 5 इंटू 10 का पावर 9, ये हो जाएगा 2। और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, है ना? यही होगा ना? तो अगर इफ देयर इज x मोल, हम स्टार्ट 100 से किए थे, इस तरह से लिखो, क्या है, let there was 100 moles of potassium. वन मोल पोटेशियम से 1 मोल ही कैल्शियम का बनता है, 1 मोल पोटेशियम से 1 मोल ही आर्गन का बनता है। इसलिए किसी भी टाइम पे तीनों के मोल का सम 100 ही रहेगा। अब लेट today the sample has X% argon, hence 2X% कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम और आर्गन 2:1 के रेशियो में है। तो पोटेशियम रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100 माइनस 3x। और इसका 50% x है। क्वेश्चन में क्या दिया है? सैंपल इज 50% आर्गन बाय मोल ऑफ पोटेशियम, है ना? given number of moles of argon is 50% of potassium. 50% of potassium is argon. तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3x का 50% is x। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये 100 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 3x हो जाकर 5 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। यानी कि आज के दिन 20% उसमें आर्गन है, तो 40% कैल्शियम होगा और 40% रिमेनिंग पोटेशियम होगा। यानी कि परसेंटेज पोटेशियम 40, रिमेनिंग will be what? 100 minus 3x, so 100 minus 60, so
so 40 है या नहीं? तो अब हम क्या लिखेंगे? फॉर पोटेशियम K इंटू टी, ये टी टाइम है जिसमें कि ये कॉम्पोजिशन बन गया, विल बी 100 ln 100 बाय 40, सो ln 5/2। ये टी निकालना है और K क्या होगा? K1 प्लस K2। K क्या होगा? K होगा K1 प्लस K2, और K1 K2 में रिलेशन अभी अभी देखा हमने, यहाँ K1 अपॉन K2 is 2:1, so K1 is equal to 2K2, K1 is equal to 2K2, है ना? So 2K2 plus K2 3K2 is equal to 3 ln 2 upon T half of argon, K2 है, ये हो जाएगा 3 ln 2 upon 10 का पावर 10 ईयर इनवर्स। इस K को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो T आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज T इंटू 3 ln 2 अपॉन 10 का पावर 10 इज इक्वल टू ln ऑफ 5/2। तो T क्या आ जाएगा? T आ जाएगा 10 का पावर 10 log 5 माइनस log 2, बेस 10 में चेंज कर दिया मैंने, दोनों साइड log है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू log 2, ऊपर हो जाएगा 10 का पावर 10 इंटू log 5 इज 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3, so it will be 10 का पावर 10 इंटू 0.4 अपॉन 0.9, so 4/9 इंटू 10 का पावर 10। ये उस मिनरल का एज हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कैसे पैरेलल रिएक्शन को हम वर्कआउट करते हैं? एक और सिचुएशन इसमें देखो, कह रहा है मिक्सचर ऑफ A and B reacts independently in the same flask, forming the same product C, same product C। A भी C बना रहा है और B भी C बना रहा है, और हाफ लाइफ दोनों का दिया हुआ है 2 आवर 4 आवर। रेट कांस्टेंट ले लो K1 K2। कह रहा इफ initially 1 mole of each A and B were present, determine moles of C
आफ्टर 2 आवर। अब रिएक्टेंट डिफरेंट है, प्रोडक्ट कॉमन है। अगर हम सिर्फ 2 घंटे में कितना ए गया कितना बी गया सॉल्व कर ले तो सी आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, है या नहीं? ये तो सिंपल हो गया। फॉर ए टी हाफ इसका है 2 आवर, इसका मतलब कि in 2 hour 0.5 mole of A will be reacted, forming 0.5 mole C। A की तो कहानी खत्म हो गई। अब बचा B। फॉर बी क्या लिखोगे? K इंटू टी, K2 है, इज इक्वल टू ln ऑफ इनिशियल 1 फाइनल कुछ बच गया होगा B। K2 के लिए लिख देंगे ln 2 अपॉन टी हाफ 4 इंटू टी, टी है 2, ये हो गया 2 2 जा 4। सो यहां से आ जाएगा ln 1 अपॉन बी का पावर 2, इधर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पावर में ले लिया, इज इक्वल टू ln ऑफ 2। सो 1 अपॉन बी विल बी √2, सो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी 1 अपॉन √2, 1 upon 1.414, it is around 0.7। यानी कि B का कंसंट्रेशन 0.7 मोलर बचा होगा। सो रिएक्ट कितना किया? 1 माइनस 0.7, 0.3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C फ्रॉम B only। So total concentration of C क्या हो जाएगा? Concentration of C from A plus concentration of C from B, A से 0.5, B से 0.3, समझ गया? इस तरह से वर्किंग हो रहा है। एक और सिचुएशन देखते हैं। कह रहा है A undergo parallel reaction to form B and C with the rate constant K1 and K2 given K1 is to K2 is 1:9 and K1 is 1.3 into 10 का पावर -5 second inverse। Determine concentration of B upon concentration of C after 1 hour। 1 घंटे के बाद B और C के कंसंट्रेशन में क्या रेशियो होगा? क्लियर है? अब B बाई सी तो बहुत आसान है, C बाई ए निकालो, C अपॉन ए। B बाई सी कॉन्स्टेंट होगा, C बाई ए कॉन्स्टेंट नहीं होगा। अब ये मालूम है हमें
कि कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये तो K1 बाय K2 होगा जो कि 1/9 है। हमें मालूम करना होगा कि 1 आवर में कितना A चला जाएगा। लेट 100 moles of A was present initially। A का 100 मोल इनिशियली हमने ले लिया, तो अगर A का इनिशियली 100 मोल ले लिया तो आफ्टर 1 आवर A इज इक्वल टू कुछ x बच गया होगा। x को सॉल्व कर लें। x को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, k इंटू 1 KT इज इक्वल टू ln ऑफ 100/x। और हमें ये भी मालूम है कि k इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और K1 और K2 में क्या रिलेशन है, 1:9 का, तो K2 इज इक्वल टू 9K1, so it is K1 plus 9K1, so it is 10K1, so it is 10 into K1 का वैल्यू 1.3 into 10 का पावर -5 सेकेंड इनवर्स, so it is 1.3 into 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया K की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन ये याद रखो ये आवर में है। सो 1.3 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स, तो उस आवर को हमें 3600 सेकेंड लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ln ऑफ 100/x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पूरा 0.46 आता है, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 100/x इज इक्वल टू 0.46/2.3 ln के लिए ये आ जाएगा 0.2। 1.6 का log होता है, देख लेंगे। सो 100/x विल बी 1.6, सो x विल बी व्हाट, 100/1.6, ये हो जाएगा 62.5। ये A बचा हुआ है, इतना A बचा हुआ है। सिंस A is 62.5, B प्लस C हो जाएगा 100 माइनस 62.5, 37.5। हमें निकालना क्या है, C एंड A का रेशियो। ये आ गया B प्लस C, तो बताएं कंसंट्रेशन ऑफ B एट दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट, B बाई C है 1/9, यहाँ देखो B बाई C है 1/9, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B 1:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, B 1 है C 9 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, 37.5 इंटू 1/10, 1/10 ये हो जाएगा, 9/10 C हो जाएगा, सो इट इज 3.75। कंसंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, 37.5 का 9/10, सो 3.75 इंटू 9 हो जाएगा ना। ये हो गया C का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ C बाई A। तो कंसंट्रेशन ऑफ C क्या है, 3.75 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन A कितना है
ए है, अभी तो निकाला था 62.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सी कितना आ जाएगा, 3.75 इंटू, क्या कर दिया मैंने, 10 का पावर की लिए लिख लिया, तो 9 है ना जी, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 62.5, इट इज 0.54। यानी कि एक घंटे के बाद सी और ए में के मोल में या मोलर कंसंट्रेशन में ये रेशियो रहेगा। समझ में आ गई बात? चलो तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, जरा सा अगले क्लास में इसको मैं पूरा करूंगा।